अभी अभी एक मूवी आई है, पोन्नियान सेल्वन, कावेरी नदी का पुत्र। मणिरत्नम की फिल्म है, रहमान का संगीत है और 500 करोड़ का बजट है। तो निश्चित है कि फिल्म की चर्चा तो होगी ही और साथ में तारीफ भी होगी। लेकिन आज हमारी वीडियो का विषय ये फिल्म नहीं है, बल्कि इस फिल्म का विषय है। विषय क्या है? पोन्नियान सेल्वन, मतलब कावेरी नदी का पुत्र। कौन? राजराज प्रथम और उसका चोल वंश। आखिर ये राजराज प्रथम कहाँ का राजा था? कब ये राज्य किया? कहाँ से कहाँ तक राज्य किया? चोल वंश कब था, कहाँ था, कैसे था? आपको जान के आश्चर्य होगा कि चोल वंश जब अपने चरमोत्कर्ष में था तो उसका साम्राज्य सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के साथ साथ पूरे लंका में उसका अधिकार था, पूरे मालदीव पर उसका अधिकार था और दक्षिण भारत के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्व में बंगाल तक का हिस्सा चोल वंश के आधिपत्य में आ चुका था। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि जहां आज कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन क्षेत्रों पर भी चोल वंश का अधिकार हो गया था। इतना विशाल साम्राज्य कि इस साम्राज्य के बीचों बीच बंगाल की खाड़ी होती थी। तो इसी कारण उस ज़माने में बंगाल की खाड़ी को चोल वंश की झील कहा जाता था। आखिर चोल वंश का विस्तार इतना ज़्यादा किसके द्वारा किया गया? कैसे ये चरमोत्कर्ष हुआ? किन किन लोगों का योगदान है? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर फोकस करेंगे कि चोल वंश का राजनीतिक इतिहास कैसा है। मैं हूं आपका गाइड अशोक पटवा और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पोन्नियान सेल्वन, कावेरी नदी के पुत्र राजराज प्रथम के बारे में जानने के लिए और उसके चोल वंश के बारे में जानने के लिए हमको भारत के एकदम दक्षिणी हिस्से में जाना पड़ेगा। और ये जो दक्षिण भारत है, ये प्राचीन काल से ही 3 शक्तियों का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, हम देखते हैं ये हिस्सा कौन सा है? मालाबार तट, समुद्र तटीय क्षेत्र मालाबार। इसके अपोजिट में हम देखें तो ये है कोरोमंडल तट। तो इसी मालाबार और कोरोमंडल तट के बीच दक्षिण भारत में 3 प्राचीन राजवंश स्थापित थे और इन तीनों राजवंशों में बार बार संघर्ष होता ही रहता था। हम देखें कौन कौन से वंश, तो बिल्कुल जहां आज केरल है उस हिस्से में चेर राजवंश स्थापित था। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट इस हिस्से में चोल वंश स्थापित था। और ये जो कावेरी नदी का इलाका है, कावेरी नदी के दक्षिण का हिस्सा, मतलब दक्षिणी तमिलनाडु आज का और दक्षिणी केरल, यहाँ पर उस जमाने में पांड्य वंश का राज्य था। तो चोल, चेर, पांड्य, ये 3 प्राचीन राजवंश आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते। चेरों की राजधानी थी वांजी और चोल वंश की राजधानी थी उरैयूर और पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। इसी प्रकार इनका राज चिन्ह भी हुआ करता था। चेर वंश का राज चिन्ह था धनुष और पांड्य वंश का राज चिन्ह था मछली और चोल वंश का राज चिन्ह था बाघ। ये पांड्य वंश बहुत प्रसिद्ध हुआ, खासकर इन पांड्य वंश के राजाओं के द्वारा प्राचीन भारत में संगम का आयोजन किया गया और इन्हीं संगम के कारण इस पूरे समय को संगम युग कहा गया। ये संगम क्या था? संगम तमिल भाषा के साहित्यकारों का सम्मेलन, तो सम्मेलन को ही संगम कहा गया है। और इन 3 संगमों के माध्यम से तमिल भाषा और तमिल साहित्य बहुत ज़्यादा विकसित हुए। तो इस संगम युग में हम देखें तो ये दक्षिण भारत चेर, चोल और पांड्य 3 राज्यों में बटा था। और इन राज्यों की खास बात ये थी कि ये लोग आपस में ही लड़ा भिड़ा करते थे। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों में से चोल वंश के बारे में विस्तार से देखेंगे, खासकर चोल वंश का राजनीतिक इतिहास। चोल वंश का इतिहास हम देखें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना स्पेशली आपके लिए, और वो सूचना है जीके क्विज कंपटीशन की। और इस जीके क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेकर आप हर महीने 2000 का प्राइज़ जीत सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेशन के लिए
आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क है। और इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है, जहां से आपको यूज़र कोड मिलेगा और ये व्हाट्सएप नंबर ये आपका पासवर्ड होगा। जब भी आप प्राइज़ जीतेंगे तो ये पासवर्ड से ही कंफर्म किया जाएगा। स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको व्हाट्सएप में अपना गूगल पे अकाउंट या फिर फ़ोन पे अगर है, और अगर ये दोनों नहीं हैं, कुछ अन्य ऐप का यूज़ करते हैं आप, तो उसका QR कोड भी आपको सेंड करना होगा, ताकि जब भी आपकी बारी आए तो आपको सेंड किया जा सके। स्क्रीनशॉट भेजते समय इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि आपने उस स्क्रीनशॉट में वीडियो को लाइक किया हो और चैनल को सब्सक्राइब भी किया हो, ऐसा दिखाई देता हो। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम, ये कंपटीशन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए आयोजित किया जा रहा है। और मेरी अगली वीडियो में इस प्रोग्राम के क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे और कब से ये शुरू होगा इत्यादि पूरी की पूरी डिटेल्स अगली वीडियो में दी जाएगी। तो देर मत कीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत सेंड करके रजिस्ट्रेशन अपना पहले करवा लीजिए। तो अब बात करते हैं पोन्नियिन सेल्वन के नायक राजराज प्रथम और उसके चोल वंश के बारे में। हम चोल वंश को देखें तो ये दक्षिण भारत का बहुत ही प्राचीन राजवंश है। इतना प्राचीन राजवंश है कि इसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। इसका उल्लेख प्राचीन बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी किया गया है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है और ये भी उल्लेख मिलता है कि अशोक महान के अंतिम युद्ध, कलिंग के युद्ध में चोल वंश ने हिस्सा लिया था, लेकिन अशोक के खिलाफ कलिंग राज्य के सहयोग में हिस्सा लिया था। तो बहुत ही प्राचीन राजवंश है चोल वंश। और चोल वंश पहली बार शक्तिशाली कब हुआ? तो ये संगम युग में हुआ और राजा करिकाल के नेतृत्व में 100 ईस्वी के आसपास पहली बार चोल शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आए। इस समय चोलों की राजधानी उरैयूर हुआ करती थी। इसी राजा करिकाल के द्वारा कावेरी नदी के तट पर पुहार नाम का नया नगर बसाया गया, जिसे आज हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। और ये पुहार उस समय के भारत में यूनानियों और रोमन राज्य के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ से अनेक यूनानी सम्राटों के, अनेक रोमन सम्राटों के सोने और चांदी के सिक्के भी मिले हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो समय था, कौन सा समय? 100 ईस्वी के आसपास का समय। पूरे भारत में ज़बरदस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। पूरे विश्व का सोना भारत में व्यापार के माध्यम से आता था। देखिए, इस समय में उत्तरी भारत, इस उत्तर वाले हिस्से में कुषाण वंश, कनिष्क के कुषाण वंश का राज्य था और इसके नीचे मध्य और दक्षिण भारत में हम देखें तो सातवाहन वंश का राज्य था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। और इधर नीचे देखें तो चोल, चेर, पांड्य, कुल मिला के उत्तर से लेकर दक्षिण पूरे भारत में ज़बरदस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समय था। पूरे प्राचीन काल में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार से फ़ायदा इसी 100 ईस्वी के आसपास ही दिखाई देता है। राजा करिकाल और संगम युग के बाद हम देखें चोल वंश लगभग 700 वर्ष तक कमज़ोर पड़ा रहा, सुप्त पड़ा रहा और इसे पुनः शक्तिशाली राज्य के रूप में उभारने का काम जो है वो राजा विजयालय के द्वारा 850 ईस्वी में किया गया। राजा विजयालय को चोल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा गया है और राजा विजयालय के द्वारा पांड्य राज्य पर आक्रमण करके उनसे तंजावुर छीन लिया गया और इसी तंजावुर को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। हमको मालूम है कि चोलों की पुरानी राजधानी क्या थी? उरैयूर। और उरैयूर से तंजावुर किसने राजधानी बनाया? विजयालय के द्वारा ये राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। और इसी विजयालय के द्वारा स्थापित किए गए चोल वंश में 985 ईस्वी में एक नया राजा बना अरुमोली वर्मन। और पोन्नियिन सेल्वन का जो नायक है राजराज प्रथम, ये वही अरुमोली वर्मन ही है। आगे चलकर अरुमोली वर्मन के द्वारा
राजराज प्रथम की उपाधि धारण की गई। राजराज का मतलब राजाओं का राजा, और इतिहास में ये अपनी उपाधि के नाम से ही जाना गया। इसे अरुमोली के नाम से नहीं बल्कि राजराज के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। ये चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था और राजा बनने के बाद इसने सबसे पहला काम ये किया कि चोलों के विरुद्ध जो गठबंधन बना था उसको नष्ट समाप्त करने का निश्चय किया, और इसने सबसे पहले आक्रमण किया पड़ोसी राज्य चेर राज्य पर, और चेर राजा को पराजित करके उस पर अधिकार करने के बाद इसने आक्रमण किया पांड्यों के ऊपर। और उस समय पांड्य वंश के राजा थे अमर भुजंग, उनको भी राजराज प्रथम ने न केवल पराजित किया बल्कि उस राज्य पर और उनकी राजधानी मदुरै पर पूरी तरह से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो हम क्या देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से में राजराज प्रथम का राज्य स्थापित हो गया, चेर पांड्य बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। इसके बाद चोल विरोधी गठबंधन में तीसरा पक्ष था कौन सा, इधर दक्षिण में कौन सा देश, आज जो श्रीलंका के नाम से, ये भी चोल विरोधी गठबंधन में शामिल हुआ करता था। इस श्रीलंका के ऊपर भी राजराज प्रथम के द्वारा आक्रमण कर दिया गया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया गया। उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार करने के बाद यहाँ अपनी एक नई राजधानी इस क्षेत्र की पोलोन्नेरुवा के रूप में राजराज प्रथम ने स्थापित किया। और हम देखते हैं इतना विजय करने के बाद राजराज प्रथम अब उत्तर की ओर आगे बढ़ने का निश्चय किया, और उसने आंध्रा का जो चालुक्य वंश था, पूर्वी चालुक्य वंश, उसको अपने अधिकार में तो नहीं लेकिन अपने प्रभाव में जरूर ले लिया। और इधर विस्तार करते हुए हम देखते हैं यहाँ जो मालदीव है, इस मालदीव पर भी राजराज प्रथम ने अपना अधिकार कर लिया। कुल मिला के राजराज प्रथम इतना प्रतापी था कि उसने चोल वंश की सीमाओं को इतना फैला दिया कि तुंगभद्रा नदी से लेकर ये जो कृष्णा नदी, इधर से कृष्णा नदी आती है, तुंगभद्रा इसमें मिल जाती है, ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का संपूर्ण भारत चोल साम्राज्य के अधीन हो गया। राजराज प्रथम शैव मतावलंबी था, शिव को मानता था, शैव संप्रदाय को मानता था, और इसी कारण उसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर जो कि सबसे ऊंचा मंदिर है, इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 217 फीट ऊंचा मंदिर है। ये ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है, और इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर में जो शिखर के ऊपर का कलश है, जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो कलश है, ऊपर का कलश, इस कलश का वजन, ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है कलश 80,000 किलो का है। सोच के देखिए, ये मंदिर 1010 में बनकर तैयार हुआ था, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले ये मंदिर, 1000 साल पहले, जिस ज़माने में न तो इलेक्ट्रिक था, न ही क्रेन था, न ही कोई मशीन थी, सोच के देखिए 80,000 किलो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ एक कलश इस शिखर पर कैसे रखा गया होगा। आप भी अंदाज लगाइए, और आपके दिमाग में कुछ इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिर इतना वजन इतने ऊपर में कैसे रखा गया होगा। जो भी हो, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का इसी राजराजेश्वर के द्वारा बनवाया गया था। चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर हुआ तो वो हुआ राजराज के बेटे राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में, जो कि राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद अगला राजा बना 1012 ईस्वी में। इसने चोल साम्राज्य का विस्तार करते हुए सबसे पहले लंका के ऊपर आक्रमण किया, जो भी दक्षिणी लंका, ये जो बच गया था नीचे का लंका, इसको भी पूरी तरह से जीत लिया। पूरे लंका के ऊपर चोल वंश का अधिकार हो गया, और जो लंका के उस समय के राजा थे महेंद्र पंचम, उनको भी बंदी बना के जेल में डाल दिया गया, और वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजेंद्र प्रथम अब और किधर आगे बढ़े, इधर मालदीव तो पहले से अधिकार में था, और किधर आगे बढ़े, तो राजेंद्र प्रथम ने निश्चय किया अब उत्तर की ओर आक्रमण किया जाए। आंध्रा का क्षेत्र, वेंगी के जो चालुक्य थे वो तो पहले से ही चोलों के प्रभाव में थे, तो इसको जीतने की जरूरत नहीं थी। इसके और उत्तर में जाए तो ये उड़ीसा का जो क्षेत्र था, इस उड़ीसा के क्षेत्र में भी चोलों ने आक्रमण किया और पूरे उड़ीसा को विजित कर लिया। उस समय उड़ीसा के राजा थे मधुका मार्णो, उनको पराजित करके पूरा उड़ीसा अपने अधीन कर लिया। अब उड़ीसा के बाद और पूर्व में गए और पूरे बंगाल को
ये पूरा बंगाल जो है इसको भी जीत लिया गया। इस समय बंगाल के राजा थे महिपाल प्रथम, उनको पराजित करके बंगाल तक का क्षेत्र राजेंद्र प्रथम के द्वारा जीत लिया गया। बंगाल को जीतने का मतलब गंगा नदी तक का क्षेत्र, ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी राजेंद्र प्रथम के लिए कि उसने इस विजय के उपलक्ष्य में एक नई उपाधि धारण किया, गंगैकोंड, मतलब गंगा का विजेता। और इस विजय की याद में राजेंद्र प्रथम के द्वारा एक नया नगर स्थापित किया गया, गंगैकोंड चोलपुरम, और इसी नए नगर को अपनी नई राजधानी के रूप में भी उसने घोषित कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि भारत के पूर्वी हिस्से को जीतने के बाद अब राजेंद्र प्रथम की समस्या किधर आगे बढ़ा जाए, तो उसकी निगाह पड़ी बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीपीय क्षेत्र था। तो हमको मालूम है यहाँ पर आज के समय में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, ये सारे देश। तो इस क्षेत्र पर भी हम देखते हैं, इस क्षेत्र पर भी चोल सेना ने आक्रमण किया और यहाँ पर इन क्षेत्रों में, इन देशों में उस समय श्री विजय साम्राज्य स्थापित था और श्री विजय साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया गया और पूरी तरह से आज का कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन पूरे के पूरे क्षेत्र को चोलों ने अपने अधीन कर लिया। और यहाँ की राजधानी उस समय हुआ करती थी कडारम, और कडारम पर भी चोल वंश का अधिकार स्थापित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है इसके चारों ओर चोल साम्राज्य फैल चुका था और ये वही समय है जब बंगाल की खाड़ी को चोल वंश की झील कहा जाने लगा था। राजेंद्र प्रथम के बाद अगला शासक हुआ चोल वंश का राजाधिराज, और राजाधिराज 1044 में गद्दी पर बैठा और राजाधिराज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी चालुक्यों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया गया। चालुक्य, देखिए चालुक्यों का भी वैभवपूर्ण इतिहास है। हमको मालूम है कि पहला जो चालुक्य वंश है वो वातापी या बादामी, कर्नाटक में जो आज है वहाँ इसका उदय हुआ था, और ये आज के समय में यहाँ कह सकते हैं तो ये वातापी या बादामी कहते हैं। यहाँ का चालुक्य वंश बहुत ही प्रतापी, याद होगा आपको पुलकेशिन द्वितीय यहाँ का प्रतापी राजा था जिसने हर्षवर्धन, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। तो काफ़ी वैभवशाली इतिहास है। लेकिन वातापी के चालुक्यों का समापन हो गया कब? जब दक्षिण भारत में ही पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, इन सब का उदय हुआ तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया? चालुक्यों को समाप्त किया। ये राष्ट्रकूट वही थे, याद करें, जिन्होंने एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? इन्हीं राष्ट्रकूटों ने बनवाया। तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया कि चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया। लेकिन आगे चलकर फिर से चालुक्य वंश ने क्या किया? राष्ट्रकूटों को समाप्त करके फिर से नए चालुक्य वंश की स्थापना हुई, और ये नया चालुक्य वंश आगे चलकर दो भागों में बढ़ गया, पूर्वी चालुक्य वंश और पश्चिमी चालुक्य वंश। पूर्वी चालुक्य वंश जो था वो आंध्र प्रदेश में स्थापित था और इसकी राजधानी वेंगी हुआ करती थी, वेंगी। और पश्चिमी चालुक्य वंश ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिस्से में, और इसकी राजधानी हुआ करती थी कल्याणी। तो ये जो पूर्वी चालुक्य वंश था ये चोल वंश का सहयोगी था, या ये कह लें कि पूर्वी चालुक्य वंश का राजा कौन बनेगा ये चोल वंश के राजा ही तय करते। तो पूरी तरह से चोल वंश के प्रभाव में था। चोल वंश का मुख्य दुश्मन अगर कोई था तो वो था पश्चिमी चालुक्य वंश। बार बार युद्ध, हमेशा इनमें संघर्ष होता रहा। तो इस संघर्ष को समाप्त करने का काम किया किसने? राजाधिराज ने। 1053 में कोप्पम का युद्ध हुआ, और इस कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज ने इन पश्चिमी चालुक्य वंश को निर्णायक रूप से पराजित किया। और इस युद्ध में राजाधिराज भी घायल हुआ, और घायल होने के कारण ही उसकी मृत्यु भी हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय 1053 में युद्ध भूमि में ही उसका राज्याभिषेक किया गया, और राजेंद्र द्वितीय के द्वारा इन चालुक्य वंश को बिल्कुल उत्तर बिल्कुल खदेड़ दिया गया। हम देखते हैं कि कोल्हापुर तक का क्षेत्र, ये जो कोल्हापुर तक का एरिया है, वहाँ तक चोल साम्राज्य का विस्तार राजेंद्र द्वितीय के द्वारा कर लिया गया। राजेंद्र द्वितीय के बाद अगला शासक बना वीर राजेंद्र 1063 में, और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि ये इतने बड़े साम्राज्य को
कम से कम मेंटेन तो बनाए रखा, उसको खंडित होने नहीं दिया। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद 1070 में अगला शासक बना अधिराजेंद्र, और अधिराजेंद्र एकदम अत्याचारी शासक था। इतना अत्याचार कि इसके अत्याचारों से परेशान होकर जनता ने विद्रोह कर दिया, और 1070 में ही जनता ने न केवल विद्रोह किया बल्कि इसकी हत्या भी कर डाला। 1070 में अधिराजेंद्र की हत्या के बाद विजयालय के द्वारा स्थापित किया गया चोल वंश समाप्त हो गया। इसके बाद जो चोल सम्राट बने वो चोल नहीं बल्कि चोल चालुक्य सम्राट कहा गया। क्यों? क्योंकि जो वेंगी का चालुक्य वंश और तंजौर के चोल वंश, इन दोनों के वैवाहिक संबंध से जो पुत्र हुआ था वो अब अगला राजा बना, और इस कड़ी में पहला राजा था कुलोतुंग प्रथम। और कुलोतुंग प्रथम के द्वारा साम्राज्य विस्तार की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि अपना पूरा ध्यान अपने साम्राज्य के आर्थिक विकास और व्यापारिक विकास पर दिया गया। इसने बहुत सारे अनावश्यक करों को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, कुलोतुंग प्रथम ये एक ऐसा भारतीय राजा है जिसका उल्लेख चीन के अभिलेखों में भी किया गया है, और चीन के अभिलेखों में इसका उल्लेख करों को हटाने वाले राजा के रूप में किया गया है। कुल मिला के कुलोतुंग प्रथम का शासनकाल आर्थिक रूप से बहुत ही वैभवशाली था, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खासकर चीन के साथ और ये बंगाल की खाड़ी के द्वीपीय देशों के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन कुलोतुंग प्रथम के बाद जो अगले शासक हुए वो कमज़ोर होते चले गए, और एक के बाद एक कमज़ोर शासकों के कारण ये चोल वंश धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। और इन्हीं कमज़ोर शासकों में अंतिम शासक के रूप में आया राजेंद्र तृतीय। और राजेंद्र तृतीय के शासनकाल में पांड्य राज्य ने क्या किया? चोल वंश पे आक्रमण किया और चोल सेना को पराजित करके पूरे चोल साम्राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया। या ये कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य पांड्य राज्य के अधीन हो गया, और एक अधीन राजा के रूप में राज करते हुए ये राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र थर्ड 1279 में 1289 में इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के साथ ही चोल वंश का समापन भी हो गया। तो ये तो था चोल वंश का राजनीतिक इतिहास, चोल वंश का प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दशा, ये सब किसी अन्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ एक यूनिक बातें, कुछ खास बातें जो चोल वंश के शासन के बारे में थी, उनमें से दो बातों का जिक्र मैं ज़रूर आपको करूंगा। पहला, इनका स्थानीय स्वशासन, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, आज के समय में जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। जैसे आज ग्राम पंचायतें हैं, वैसे चोल वंश के समय में ग्राम सभाएं हुआ करती थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसे आज ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज से 1000 साल पहले चोल वंश के यहाँ ग्राम सभा का चुनाव होता था, ग्राम सभा के मेंबर्स का चुनाव होता था। और जैसे आज उम्मीदवारों की योग्यता रखी जाती है कि इतनी परीक्षा पास कर लिया हो, इतनी उम्र हो, बिल्कुल इसी पैटर्न पर उस समय जो चुनाव लड़ता था उनके लिए भी योग्यता का निर्धारण किया जाता था। कुल मिला के चोल वंश का स्थानीय स्वशासन या ग्राम सभा बहुत ही उत्तम माना गया, और ये ग्राम पंचायत कह सकते हैं ग्राम सभा को। ये इतनी शक्तिशाली थी कि ग्राम सभा की सीमा के भीतर राजा के कर्मचारी को भी आने की अनुमति नहीं थी। बिना ग्राम सभा की अनुमति के राजा का कोई कर्मचारी भी इस ग्राम सभा की सीमा के भीतर नहीं आ सकता था। तो इसी कारण चोल वंश का जो स्थानीय स्वशासन है वो सबसे उत्तम माना गया है पूरे भारतीय इतिहास में। दूसरी एक और यूनिक और ख़ास बात है, वो है चोल सेना की क्रूरता, क्रुएल्टी। चोल सेना अपनी क्रूरता के कारण बहुत ज़्यादा कुख्यात थी, इतनी कुख्यात कि इसके डर से नगर के नागरिक छोड़ के भाग जाते थे। क्या होता था, जब चोल सेना किसी राज्य के ऊपर आक्रमण करती, उसको जीत लेती, तो जीतने के बाद नगर में घुस जाती और नगर के नागरिकों का नाक कान काट के सैनिक क्या करते, अपने गले में माला बनाकर पहनते थे। क्यों ऐसा?
क्योंकि उस समय ये रिवाज बना दिया गया था कि जिस सैनिक के गले की माला में जितने सारे नाक और कान लगे होंगे, जितने सारे, वो सैनिक उतना ज़्यादा वीर माना जाएगा। तो यही कारण है कि चोल सेना अपनी क्रूरता के कारण बहुत ज़्यादा कुख्यात थी। ये दो खास बात है। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक वगैरह अन्य बातों को किसी अन्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पोन्नियिन सेल्वन के राजराज और उसके चोल वंश का ये इतिहास का ये वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और साथ में वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।